सभी को नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर का 8वां पाठ एवरेस्ट की चुनौती पढ़ेंगे, जिसे मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया जी ने लिखा है, जो कि एक भारतीय पर्वतारोही, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी है। वह दुनिया के छठे व भारत के 21वें आदमी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर यानी लगभग 29,000 फीट है। यह तिब्बत की सीमा पर नेपाल में स्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी ऊंचाई हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ती ही जा रही है। माउंट एवरेस्ट पर ऊंचाई होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी रहती है, जिससे पर्वतारोहियों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती है। उनका ये सफ़र काफ़ी चुनौतियों भरा और दुर्गम होता है। तो आइए जानते हैं कि लेखक की एवरेस्ट यात्रा कितनी कठिनाइयों भरी थी। तो देखिए, एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह समुंदर से 8,848 मीटर ऊंचा है। इसके उत्तर में तिब्बत है तथा दक्षिण में नेपाल। तिब्बती इसे चोमोलुंगमा अर्थात संसार की माता और नेपाली सगरमाथा के नाम से पुकारते हैं। नेपाली भाषा में सगर का अर्थ बर्फ होता है। 1849 में एक सर्वेक्षण दल को पहली बार यह पता चला कि यह संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। उस समय इसे शिखर 15 नाम दिया गया। बाद में इसे एवरेस्ट कहा जाने लगा। इसे यह नाम भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में दिया गया। सबसे पहले 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों के एक दल ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु दक्षिण तिब्बत में इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 महीने तक संसार के इस अज्ञात भाग की यात्रा करने के बाद वे इंग्लैंड वापस लौट गए। इसके दूसरे साल एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए एक ब्रिटिश दल ने प्रयास किया, पर वह भी 8,321 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच सका। इसके बाद तो अनेक दलों ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न किया, किंतु सर्वप्रथम 1953 में शेरपा तेनसिंह और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिली। इसी शिखर को छूने के लिए 26 मई 1965 को सवेरे बहुगुणा, रावत, वीपी सिंह और मैं अगले आधार शिविर के शिखर के लिए चले। बहुगुणा और रावत एक रस्से में बंधे थे, वीपी सिंह और मैं दूसरे रस्से में। हमारे साथ सहायता के लिए 12 शेरपा थे। जब हम कैंप 4 पर पहुँचे, सूरज डूब रहा था। मैं सारी रात करीब करीब जागता ही रहा, क्योंकि मैं जानता था कि सोते समय अगर मैंने करवट ली तो तंबू लुढ़क कर 3,000 फीट नीचे जा गिरेगा। सथाना भाव के कारण सभी तंबू एक पांत में लगाए गए थे। सवेरे हम लोग ऑक्सीजन लगाए 10:15 बजे निकले। वहाँ सख्त काली चट्टानें थी या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे। उन पर चलना बहुत मुश्किल और थकाने वाला था। ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थी। जब हमें अपने तंबू दूर से फहराते दिखाई दिए तो हमारी जान में जान आई। शाम होने तक हम वहां पहुंच गए। यहीं सिविक्स, ब्रिटिश और अमेरिकी अभियानों के पुराने तंबू भी थे और उन पर तभी का कूड़ा कचरा भी जमा दिखाई दे रहा था। हम इन तंबुओं को आसानी से पहचान गए। हमारी ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी, इसलिए मैं इन तंबुओं में घुस गया और रात में उपयोग करने के लिए उनके कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लाया। यहाँ वीपी सिंह बीमार पड़ गए। उनकी जगह
फूदोरजी हमारे साथ आकर शामिल हो गया। यहाँ मैं बता दूं कि इस अंतिम शिविर से आगे हमें दिन रात ऑक्सीजन इस्तेमाल करना था। तो बच्चों, आपने पढ़ा कि एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है और यह लगभग 9 किलोमीटर ऊंची है। इसके उत्तर में तिब्बत है और दक्षिण में नेपाल। तिब्बती इसे चोमुलुंगमा कहते हैं और नेपाली इसे सगरमाथा यानी आकाश की देवी। तो 1849 में एक सर्वे हुआ और उसमें यह पता चला कि यह संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है और इस पर्वत का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही दिया गया। उसके बाद तो पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने का काफ़ी प्रयास किया पर वे असफल रहे और 1853 में जाकर इसे कामयाबी मिली और वो भी शेरपा तेनसिंग और एडमंड हिलेरी के द्वारा। फिर लेखक बता रहे हैं कि 1965 में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ इस शिखर पर चढ़ने का प्लान बनाया और उन्होंने 12 शेरपा यानी नेपाली मजदूर अपने साथ लिए और दो एक रस्सी में बंध कर चढ़ाई शुरू की। लेखक और उनके साथियों ने कैंप में पहली रात जगकर बिताई, क्योंकि अगर वो सो जाते और गलती से करवट ले लेते तो फिर उनका तंबू 3000 फीट नीचे आ गिर जाता। इसके बाद लेखक बता रहे हैं कि बस अब यहीं तक का सफ़र था। उसके बाद तो उन्होंने पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर चलना था और काली काली चट्टानें और ठंडी हवाओं व बर्फीले रास्तों पर चढ़ाई करनी ही थी। दूसरे दिन 7:30 बजे सुबह हम आखिरी शिविर के लिए चले। अब मेरे साथ मेरे रस्से में फूदोरजी बंधा हुआ था। हमारे पीछे रावत, बहुगुणा और 7 शेरपा थे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हवाएं तेज होती जाती थी। 11:30 बजे हम इस पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां ढाल जरा कम था। 8512 मीटर की ऊंचाई पर यह हमारा अंतिम शिविर था। इस शिविर से आगे 450 मीटर लंबी एक पहाड़ी थी। यह पहाड़ी बहुत संकरी और तीखी है और इसके दोनों ओर गहरे ढाल है। इसके दाहिनी तरफ बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा निकला हुआ है। हमें इस बर्फ से सतर्क रहना होता था, क्योंकि इस पर पैर पड़ते ही यह टूटकर गिर सकती थी। मुख्य पहाड़ी पार कर हम दाईं ओर मुड़े। अब हमारे सामने इससे भी कठिन कार्य था। सलेट की चट्टानों की एक विशाल दीवार को पार करना। इस पर हाथ पैर टिकाने की कोई जगह नहीं थी। एक बार फिसलने का अर्थ होता है 5000 मीटर नीचे तिब्बत में जा गिरना। इन चट्टानों पर हम थोड़े थोड़े चढ़ते रहे। आखिरकार ये काली चट्टानें खत्म हुई और हमने येलो बैंड क्षेत्र में प्रवेश किया। इसकी चट्टानों में पीली पीली धारियां है, इसलिए इसे येलो बैंड कहते हैं। इस पर चढ़ना अपेक्षाकृत सरल था। इन्हें पार कर हम दक्षिणी शिखर के तल तक पहुँचे, जहाँ से बिल्कुल सीधी चढ़ाई शुरू हो जाती है। मेरे सिलेंडर की ऑक्सीजन कहीं से निकल रही थी, इसलिए मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। यह जानकर मैं बहुत चिंतित हुआ। मैंने देखा कि सिलेंडर के मुंह तक ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में छेद हो गया है। यह छेद बूटों की कील से हुआ था। आसपास कहीं बैठने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए फूदोरजी ने बर्फ काटकर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया। यहाँ बैठकर मैंने टेप की सहायता से यह छेद बंद किया। अब हम खुश होकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि मुझे लगा कोई आदमी हमारी ओर हाथ हिलाता हुआ, हांफता हुआ बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। वह रावत था। उससे मालूम हुआ कि बहुगुणा बीमार हो जाने से रुक गया है। उसे अकेले ही आगे आना पड़ा है। रावत को हमने अपनी रस्सी के बीच में जगह दे दी और जो रस्सा केवल 2 व्यक्तियों के लिए था, उसी पर हम तीनों दक्षिणी शिखर पर चढ़ने लगे।
अभी तक कभी भी एक रस्से पर 3 व्यक्तियों ने एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं की थी। 2 व्यक्तियों के साथ एक रस्से पर चढ़ना 3 व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं सरल होता है, इसलिए हमारी आगे बढ़ने की रफ्तार काफ़ी कम हो गई। धीरे धीरे बहुत सतर्कता पूर्वक हमने दक्षिण शिखर के बड़े बड़े पत्थर पार किए। अब हम एकदम सीधे शिखर पर नहीं पहुँचे और शिखर से कुछ मीटर नीचे ही बाईं ओर मुड़ गए। इसमें बहुत वक्त लगा क्योंकि एक बार में एक ही व्यक्ति चल सकता था। जब मैं चलता था तो अन्य दोनों संभाल कर रस्से को थामे रखते। अब हम एक संकरी गली में पहुंच गए जिसे मैंने इंडियाज डेन नाम दिया। यहाँ पहुंचकर हम बहुत प्रसन्न हुए। अब मुझे सबसे बड़ी चिंता हिलेरी की चिमनी की थी, क्योंकि पहले के विवरणों के अनुसार शिखर के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा थी। लगभग 10 मीटर एक सीध में नीचे उतरकर हम कुछ चट्टानों तक पहुँचे। यहाँ से एक संकरा सा रास्ता चिमनी तक जाता था। दक्षिण की ओर से बर्फ के बड़े बड़े ढेर थे और हमें बड़ी कुशलता से उन पर कदम रखे बिना आगे बढ़ जाना था। उन्हें देखकर डर लगता था। बीच में चल रहे रावत ने जिम्मा लिया कि हम दक्षिण की ओर न जाए और हमारे कदम चट्टानी हिस्सों पर पड़ते ही रहे। यहाँ कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें थी जो नीचे से ढीली थी। कई बार हमें कूदकर एक से दूसरी चट्टान पर जाना पड़ता। इन चट्टानों के बीच से नीचे की ओर नज़र डालते ही हम थर्रा उठते। नीचे 250 से 3000 मीटर तक गहरे गार थे। अब हम हिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंच गए। इसी बाधा का हमें सबसे अधिक डर था। हर पर्वतारोही इस चिमनी से परिचित है, जो चट्टान और बर्फ के ढेर के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी है। चट्टान पर हाथ या पैर जमाने की कोई जगह नहीं है और बहुत ज़्यादा चिकनी होने के कारण यह बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कोशिश की कि हाथ रखने की जरा भी जगह बना पाऊँ, पर मुझे कुछ नहीं मिला। बर्फ के ढेरों के कारण दक्षिण की ओर से इसे पार करना बहुत खतरनाक था। बाईं ओर और भी ढलवा चट्टानें थी जिन्हें पार करना असंभव था। फू दोरजी ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, वह बार बार फिसलता ही रहा। तब उसने चट्टान में बर्फ की कुल्हाड़ी की मदद से छेद करने की कोशिश की और उसके सहारे ऊपर चढ़ा। वह जमी हुई बर्फ में अपने जूतों की कीलें गाड़ देता और कुल्हाड़ी की मदद से शरीर का वजन संतुलित करते हुए अचानक कुल्हाड़ी को घुमाकर ऊपर दीवार में गाड़ देता और इस तरह ऊपर चढ़ जाता। रावत उसे सहारा दिए था। फू दोरजी तनिक सा भी फिसलता तो हम तीनों नीचे आ रहते, क्योंकि हम तीनों एक ही रस्से में बंधे हुए थे। आखिरकार फू दोरजी बिल्कुल ऊपर पहुंच गया और हमें दिखाई देना बंद हो गया। वह चिमनी की चोटी पर पहुंच गया था। रावत चट्टान पर फिसल रहा था और उसे तथा उसके बाद मुझे फू दोरजी ने ऊपर खींच लिया। यहाँ भी बड़ी बड़ी चट्टानें थी और जैसे ही हमने उन पर पैर रखा वे हिलने लगी। इस बाधा को पार करने में हमें 20 से 30 मिनट लगे होंगे। तो लेखक बता रहे हैं कि एवरेस्ट की ओर चलते चलते अब जो चुनौती आई वो थी हिलेरी की चिमनी, और यह एवरेस्ट का सबसे बाधाग्रस्त मार्ग था। यहाँ बर्फ के बड़े बड़े ढेर थे जिन्हें देखकर डर लगता था और ऊपर से इन पर कूदकर चट्टान पार करनी थी, और कहीं बर्फ टूट गई तो 3000 मीटर नीचे गहरे गड्ढे। यह सोचते ही रूह कांप जाती थी और ऊपर से इतनी ज़्यादा चिकनी थी कि इन पर हाथ पैर टिकते ही नहीं थे। रस्सी का सहारा न होता तो इससे ज़्यादा खतरनाक दृश्य हो ही नहीं सकता था। अब हम बर्फ के एक चबूतरे पर थे और वहाँ हम कुछ देर सुस्ताने के लिए रुके।
यहाँ से आगे ढलान कुछ कम होते गए और पहले की ही तरह बाईं ओर चट्टान और दाईं ओर बर्फ थी। पहाड़ी अभी खत्म नहीं हुई थी। चिमनी पार करके हम यह सोचकर खुश हो रहे थे कि अब हम शिखर के बिल्कुल पास आ गए हैं, लेकिन पहाड़ी का यह टुकड़ा खत्म होने में ही नहीं आ रहा था और हमारा संघर्ष अधिक कठिन होता जा रहा था। सांस लेना पहले से अधिक मुश्किल हो गया था। मैं गहरी सांस लेने की कोशिश करता, लेकिन वह हिचकी बनकर टूट जाती। चढ़ाई क्या कभी खत्म नहीं होगी? अब हर कदम बहुत ही थका देने वाला साबित हो रहा था। बर्फ और चट्टानों के टुकड़े एक के बाद एक आते जा रहे थे। मैंने सोचा, हमें कब तक और चढ़ते रहना पड़ेगा। स्थिति यह थी कि मेरे मन और शरीर ने जवाब दे दिया था, लेकिन भीतर कहीं से यह भी आवाज़ उठ रही थी कि हमें आगे बढ़कर चढ़ाई पूरी करनी ही है। शिखर अब अधिक से अधिक 15 मीटर रहा होगा, लेकिन ढाल खत्म होने में ही नहीं आ रहा था। लग रहा था कि जैसे इसका कभी अंत ही नहीं होगा। पर तभी अचानक अंत सामने आ गया। अब बर्फ के ढेर नहीं थे। हमसे जरा ही ऊपर एक छोटी सफ़ेद घुमावदार मेहराब सी थी और यही एवरेस्ट का शिखर था। हम चोटी तक पहुंच रहे थे। परस्पर बाहें डालकर हम 2-1 मीटर और ऊपर चढ़कर शिखर के बिल्कुल अंतिम भाग तक पहुंच गए। अब हमें और चढ़ना नहीं था। ऑक्सीजन के मुखपटों और बर्फ के टुकड़ों से चेहरे बिल्कुल ढके होने पर भी हम एक दूसरे से अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं सके। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी। पिछले दल द्वारा गाड़ा गया तिरंगा झंडा हालांकि फट गया था, लेकिन गर्व से अभी तक लहरा रहा था। इधर उधर अन्य दलों के झंडे तथा निशानियां भी पड़ी हुई थी। हमने घूमकर चारों ओर लंबी नज़र डाली। हमने उत्तर की ओर तिब्बती पठार पर एक नज़र डाली और फिर दक्षिण की ओर भारत के मैदान की तरफ देखा। कुछ दूर पर आईने की तरह चमकता हुआ और सवेरे की धुंध में तैरता थयांग बोचे मठ दिखाई दिया। यह दृश्य अविस्मरणीय था। संसार को इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों तक देखते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उठी, उनमें सबसे प्रमुख भावना विनय की थी। मेरा रोम रोम यह कह रहा था कि ईश्वर की कृपा है कि चढ़ाई समाप्त हो गई। रावत ने झुककर शिखर पर दुर्गा की एक मूर्ति रखी और उसके सामने जरा सी धूप जलाई। मैंने गुरु नानक का एक फोटो और माला रखी। फूदौर जी ने चांदी का एक लॉकेट रखा जिसमें दलाई नामा का फोटो लगा हुआ था। उसने भेंट स्वरूप चॉकलेट, बिस्कुट, मिठाइयाँ आदि भी रखी। मैं ठीक 10 बजे शिखर पर पहुंच गया था। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए मैंने बिना समय नष्ट किए फ़ोटो खींचने शुरू कर दिए। मूवी कैमरा निकाला तो पता चला कि वह काम ही नहीं कर रहा है। इससे हमें बड़ी निराशा हुई। फिर मैंने दूसरे निकॉन कैमरे से चारों ओर के बहुत से फ़ोटो खींचे। इनमें सबसे प्रमुख फ़ोटो तिब्बत में रंगबुक ग्लेशियर का था। मैंने उत्तरी पहाड़ी और उत्तर कोण की ओर दृष्टि डाली। इसी रास्ते से 1920 तथा 1930 के बाद के आरंभिक अभियान दल चढ़े थे। शिखर पर हमारा समय सपने की तरह बीत रहा था। अब तक हमें यहाँ पहुँचे हुए आधे घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था और अब धरती माता को प्रणाम करके वापस लौटना था। यह सोचते ही मैं बहुत उदास हो गया। मेरी उदासी का क्या यह कारण था कि चढ़ाई की जो सबसे ऊंची ऊंचाई है उसे मैंने छू लिया था और इससे बड़ी कोई ऊंचाई चढ़ने को नहीं रह गई थी। तो देखा आपने किस तरह आखिरकार लेखक और उनके साथियों ने एवरेस्ट शिखर को छू ही लिया।
अब उनके मुंह लगभग ढके होने के बावजूद भी उनकी जो खुशी थी वो जाहिर हो रही थी। सभी एक दूसरे को गले लगा रहे थे और संसार के सबसे ऊंचे छत पर खड़े होकर उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद कहा। तो बच्चों, आपने देखा कि लेखक ने किन किन कठिनाइयों को झेलते हुए एवरेस्ट पर फतेह हासिल की और इतिहास में अपना नाम अंकित करा दिया। अगर लक्ष्य मजबूत और हौसले बड़े हो तो हर काम आसान हो जाता है। बस हमें अपने लक्ष्य पर पूर्णतः ध्यान देना होगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। फिर एवरेस्ट तो क्या, हम चांद पर भी जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।